हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, और मैं भी दिन पर दिन और स्वस्थ होता जा रहा हूं। साथियों, आज मैं केरल हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं, और एक ऐसे केस के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसमें रेप और यौन शोषण के आरोप एडवोकेट्स के ऊपर लगाए गए और उनकी क्लाइंट्स के द्वारा लगाए गए, और इन आरोपों के खिलाफ एडवोकेट्स के द्वारा केरल हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन दाखिल की गई थी। तो बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है। देखते हैं कि केरल हाई कोर्ट ने क्या कहा, ओवरऑल केस के फैक्ट क्या थे, केरल हाई कोर्ट के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के ड्यूरिंग द आर्गूमेंट, बहस के दौरान क्या दलीलें दी गई दोनों पक्षों की ओर से, और फाइनली केरल हाई कोर्ट की जो खंडपीठ थी, न्यायमूर्ति महोदय थे, उनके द्वारा क्या आदेश पारित किया गया। इन सारी बातों के बारे में बातचीत करते हैं, तो जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। दोस्तों, सबसे पहले केस के फैक्ट पे नज़र डालते हैं। एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है दो एडवोकेट्स के खिलाफ, और यह आरोप लगाया जाता है कि मैं अपना डिवोर्स का केस लेकर के 2021 में इनके पास जाती हूं, और जिस दिन फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार अपना मामला सौंपने के लिए एडवोकेट्स महोदय के पास पहुंची, उसी दिन एडवोकेट्स के द्वारा किसी चीज़ में नशीला पदार्थ पिला करके उसके साथ यौन दुर्व्यवहार किया गया, रेप की घटना की गई, और साथ ही उसकी कई न्यूड पिक्चर्स क्लिक कर ली गई। यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाती है। 376 में एफआईआर दर्ज होती है इंडियन पेनल कोड में, और इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही आपको पता है कि 376 में पुलिस अरेस्ट कर सकती है, और जहां पर पुलिस के द्वारा अरेस्ट का अप्रहेंशन हो, गिरफ्तारी का खतरा हो, वहां पे सेशन कोर्ट के समक्ष या हाई कोर्ट के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है। 438 सेक्शन सीआरपीसी के 438 सेक्शंस में ये आवेदन होता है। तो दोनों एडवोकेट्स के द्वारा केरल हाई कोर्ट के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन किया जाता है। अब देखते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल में क्या आर्गुमेंट होता है, जो महत्वपूर्ण बात है। साथियों, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जो नंबर था 7797/2023, ये एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन का नंबर था। मैं पार्टी नेम यहाँ पर दे नहीं सकता क्योंकि रेप का मामला था। इसमें मैंने बताया कि जैसा यह आरोप लगाया गया कि जब पहली बार उसने अपना मामला सौंपा था, तब दुर्व्यवहार किया गया, और तब से कई मौक़ों पर कई बार उसके साथ रेप की घटना कारित की गई एडवोकेट्स महोदय के द्वारा। यह आरोप लगाया जाता है। जब आर्गूमेंट होता है बहस में एंटीसिपेटरी बेल में, तो जो एडवोकेट्स थे, याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट्स, याचिकाकर्ता एडवोकेट थे, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि पहली बार 2023 जून में शिकायत दर्ज कराई गई, और इस महिला का जो डिवोर्स का केस था वो जनवरी 2023 में डिसाइड हो गया। जनवरी 2023 में डिसाइड होने के बाद दो एडवोकेट्स में से जो दोनों एक्यूज थे, किसी एक एडवोकेट्स की बेटी की शादी तय हो जाती है। बेटी की शादी तय होने के बाद और फैमिली कोर्ट में जो डिवोर्स का केस डिसाइड किया गया था, उसमें महिला को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला, जो एलिमोनी की जो धनराशि होती है, उस चीज से व्यथित होने के बाद महिला को यह लगता था कि शायद एडवोकेट महोदय ने कायदे से पैरवी नहीं की। तो उसके बाद ये फेक रेप की स्टोरी बनाते हुए दोनों एडवोकेट्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। अगर ये ऐसा था कि पहले दिन से गलत काम किया जा रहा था, तो 2021 से शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई गई? जनवरी 2023 में केस डिसाइड हो गया, इसके बाद आना जाना नहीं रहता है केस डिसाइड होने के बाद, तो 6 महीना क्यों लग गए शिकायत दर्ज कराने में? इस तरीके से आर्गुमेंट करते हुए ये निवेदन किया जाता है कि दिस इज ए फिट केस फॉर द एंटीसिपेटरी बेल, और एंटीसिपेटरी बेल की पेयर की जाती है। साथ ही यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताता चलूँ कि जो दोनों आरोपी वकील थे, उनमें से एक आरोपी जिला शासकीय अधिवक्ता रह चुके थे, और दूसरे आरोपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, लोक अभियोजक थे। तो इन दोनों आरोपी वकीलों पे आरोप लगाया गया।
अब अभियोजन पक्ष की तरफ से जो बहस की गई उसमें यह कहा गया कि दोनों आरोपी वकीलों के द्वारा यह वादा किया गया था पीड़िता से कि वह उसका पूरा ध्यान रखेंगे, यहां तक कि उसको घर खरीद करके देंगे और कुछ पैसे भी उसको दिए गए थे। आरोपी वकीलों की तरफ से बहस की गई कि जोर जबरदस्ती का कोई मामला था भी नहीं, अगर किसी तरीके का कोई संबंध था भी तो आपसी सहमति से संबंध था। इस तरीके से कोर्ट ने आरोपी वकीलों की इस बहस पे बल पाया कि वाकई अगर ऐसी कोई घटना घटी होती तो 2021 में अगर घटना होती तो 23 तक महिला के द्वारा शिकायत क्यों नहीं की गई। विलंब का कोई रीजनेबल रीजन नहीं दर्शाया गया। लिहाजा आरोपी वकीलों की इस बात पे बल पाया गया कि बेटी की शादी जब एक वकील की तय हो गई और ये फैमिली कोर्ट में इस महिला को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला, एलिमनी की धनराशि का आदेश नहीं हुआ, उस बात से वो नाराज थी, तो अननेसेसरी अपने वकीलों को हैरान और परेशान करने के लिए, अननेसेसरी प्रेशर बनाने के लिए फर्जी रेप की स्टोरी बना करके एफआईआर दर्ज करा दी। हम सभी जानते हैं कि आजकल 376 का किस कदर मिसयूज हो रहा है दोस्तों। तो यह था दोस्तों एक ऐसा मामला जिसमें वकीलों के ऊपर उनकी क्लाइंट्स की ओर से एक एफआईआर दर्ज कराई गई 376 की। केरल हाई कोर्ट ने दोनों वकीलों को एंटीसिपेटरी बेल पे छोड़े जाने का आदेश पारित कर दिया, यानी उनकी एंटीसिपेटरी बेल मंजूर कर ली और यह डायरेक्शन दिया कि इस मामले की निष्पक्ष विवेचना की जाए। निष्पक्ष विवेचना के डायरेक्शन के साथ एंटीसिपेटरी बेल को एक्सेप्ट कर लिया गया। यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। साथी जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे जरूर सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियोस अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें, जिससे कि महत्वपूर्ण कानून की जानकारी और भी लोगों तक पहुँचती रहें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।